वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये हमारा पांचवा लेक्चर है इन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड इसके साथ हम कुछ अलाइड एक्ट्स भी कवर करेंगे। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ईडी के बारे में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, जो एनफोर्स करते हैं इस पूरे लॉ को। तो ये एक्चुअली डायरेक्टरेट जो है वो 1956 में बना था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है ये, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर ये काम करता है। तो यहाँ हमने ये लिखा भी है कि ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, डीओआर जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये काम करता है। और इनके जो डायरेक्टर जैसे होते हैं वो ऑफिसर आमतौर पे काफ़ी सारे डेपुटेशन पे आते हैं, या दूसरे जैसे इनकम टैक्स के साथ इसका चुली दामन का साथ है। बाकी और भी लॉज के साथ है, लेकिन इनकम टैक्स के साथ जो है वो काफ़ी सारा। तो अभी जो डायरेक्टर हैं वो भी इनकम टैक्स के ही आईआरएस ऑफिसर हैं, सीनियर 93 बैच या ऐसे कुछ। तो इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, उसके लिए ये प्रिंसिपल एजेंसी है। और इसमें ऑफिसर्स जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अबव, इनको ऑथराइज्ड ऑफिसर कहते हैं। ऑफिसर तो निचले रैंक पे भी होंगे, लेकिन जो असिस्टेंट डायरेक्टर एंड अबव जो है वो सारे उनको ऑथराइज्ड ऑफिसर, मतलब एक्चुअली कई जगह पे हम देखेंगे भी इसमें, जो एक्ट भी है उसमें भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि भाई ये स्पेशल और जनरल ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइज किया, तो इन ऑफिसर्स को ऑथराइज कर रखा है। अप टू डायरेक्टर, डायरेक्टर इज दी टॉप मोस्ट जो हेड है। तो इनकी बहुत वाइड रेंजिंग इन्वेस्टिगेटिव एंड कोर्सिव भी लिखा है शब्द हमने। कोर्सिव इसलिए कि लोगों को कई बार लगता है कि धक्का हो रहा है या जोर जबरदस्ती हो रही है, लेकिन वो पावर्स हैं उनकी जो लीगली उनको दी गई हैं। किसी को अरेस्ट करना या किसी को डिटेन करना या किसी के प्रॉपर्टी को सीज करना या उसको फ्रीज कर देना, तो ये सब चीज़ें लगता है कई बार कि कोर्सिव हैं, लेकिन दीज आर लीगली गिवन पावर्स। तो इन्वेस्टिगेटिव पावर्स भी हैं इनको, दो दीज आर नॉट कोर्सिव दैट वे, लेकिन दे अपीयर टू बी कोर्सिव, तो इसलिए कोर्सिव पावर्स भी हैं उनके पास। तो वो सब लॉ से दी हुई पावर्स हैं। तो अब इन्हीं पावर्स में से जो मेन कुछ पावर्स हैं, मतलब बाकी तो सारा काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन हम जो कुछ मेन चीजें, जब आप खबर पढ़ते हैं, रोज अखबार खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक आध खबर तो कम से कम नजर आ ही जाती है कि ईडी ने वहाँ फला जगह पे फला उसमें रेड की, किसी मिनिस्टर के यहाँ या किसी डेवलपर के यहाँ या किसी और, कोई भी इस तरह का आता है। तो कई बार वो पॉलिटिकल रंगत भी लेती हैं खबरें, लेकिन कई बार जो उसमें जो है वो, और ज़्यादातर इसमें। और अब हम इसमें ये समझेंगे कि ये होता क्या है, करते क्या है और कहाँ से ये पावर आती है। तो सबसे पहली पावर है पावर टू सर्वे। ये लीस्ट कोर्सिव इसको कह सकते हैं, इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ये सिंपली जैसे जीएसटी में अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन है जैसे, तो सिंपली जाना और वहाँ पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगना या उस तरह से। और अगर कुछ छुपा हुआ है, सीक्रेटेड है वहाँ पे, तो फिर सर्च करनी होगी। तो उन लॉज में भी जो जीएसटी कस्टम्स उसमें भी जैसे होता है, तो उसमें सर्च जो है वो समवट कोर्सिव एक तरह से होता है कि उसमें ब्रेक ओपन करना, ये सब। तो ये यहाँ पे भी पावर्स है। तो लेकिन पहला जो सेक्शन आता है हमारा, सेक्शन 6, वो कहता है कि आपको पावर ऑफ सर्वे है। और अब इसमें एक्चुअली एक चीज बार बार आएगी कि मटेरियल इन हिज पोजेशन। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई भी ईडी ऑफिसर या ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो, उनको कहीं सपना आया रात को और सुबह उन्होंने जाके रेड कर दी, ऐसा नहीं है। दे हैव टू रिकॉर्ड इन राइटिंग, जो रीजन टू बिलीव है उनको, कि जो उसके रीजन बनते हैं कि भाई वहां पे कुछ ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। अगर कुछ लेस स्ट्रिंजेंट है तो लेस स्ट्रिंजेंट कार्रवाई होगी, अगर ज़्यादा कुछ उसमें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ है तो उसमें कार्रवाई जो है वो जैसे सर्वे की बजाय सर्च हो सकती है।
जरूरी नहीं कि सर्वे ही करना पड़े, पहले सीधी सर्च भी हो सकती है, लेकिन रीजन्स होंगे उसके। तो अब मटेरियल इन पोजेशन, ये ऑफिसर की पोजेशन में कुछ मटेरियल होना चाहिए, ये नहीं कि अभी मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करके ढूंढना है, ऐसा नहीं है। तो लॉ ये कह रहा है कि उसकी पोजेशन में कुछ मटेरियल होना चाहिए जिसके बेस पे ही हैज रीजन टू बिलीव, तो उनको ये विश्वास करने का कारण है उनका, जो तथ्य उनके पास है, जो मटेरियल उनके पास है, उसके बेस पे कि सेक्शन 3 में एक ऑफेंस हो चुकी है, तो वो अपनी जुरिस्डिक्शन, मतलब ये जुरिस्डिक्शनल है, तो जितनी जुरिस्डिक्शन, जैसे जूनियर अफसर है तो उसकी जुरिस्डिक्शन कम होगी, तो अपने एरिया में, अपनी जुरिस्डिक्शन में जो है वो इंस्पेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट, रजिस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्यूटर सिस्टम। अब ये जेंटलमैनली जा रहे हैं वहां पे, जाके कोई हड़बड़ वो नहीं है, एंट्री की वहां पे, और हम आए हैं जी सर्वे करने, और हमें आपके ये रिकॉर्ड्स चाहिए, ये बुक्स चाहिए, ये आपके कंप्यूटर्स देखने हमने। तो जो पर्सन प्रेजेंट है वो जहाँ पे, क्योंकि ये इनके रीजन टू बिलीव ऑलरेडी हो चुके हैं, कुछ मटेरियल इनके पास है जिसके बेस पे सर्वे का इन्होंने जो है वो करने का किया है, मतलब। तो ये और कौन कर रहा है? अथॉरिटी। और जो व्यक्ति है वहां पे प्रेजेंट है, उसकी जिम्मेवारी क्या है? अब ये भी लॉ में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं वो कहे जी मैं तो नहीं दिखाता। तो लॉ में ये भी प्रोविजन है, सेक्शन 6 में लिखा हुआ है कि उसको मस्ट प्रोड्यूस, उसको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स एंड फर्निश इंफॉर्मेशन, जो उससे पूछा जाएगा उसको बताना ही पड़ेगा, और जो उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, बशर्ते कि वो उसके ही डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं। अब मैं ए से बी के डॉक्यूमेंट मांगू तो वो कहाँ दे पाएगा? तो अथॉरिटी में रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ पर्सन प्रेजेंट, कि उनको लगता है कि इस व्यक्ति की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए, इसकी जो है बयान रिकॉर्ड किया जाए, तो वो बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। और पीएमएलए में ये पावर है कि जो बयान है वो पुलिस के सामने दिया गया बयान नहीं है, मतलब वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जो है वो उसको एज मतलब एविडेंस भी यूज किया जाता है। ये सेंट्रल एक्साइज में, सर्विस टैक्स में और जीएसटी में भी ये पावर्स हैं, कस्टम में ये पावर्स हैं, तो इसमें भी ये पावर है। तो अगर उनको लगता है कि स्टेटमेंट यूजफुल रहेगी तो उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और सर्वे के लिए कोई प्रायर नोटिस या जुडिशियल वारंट की जरूरत नहीं है, कोई सर्च वारंट या ऐसे कुछ नहीं चाहिए, और सिंपली वो जा सकते हैं, लेकिन ये सब उनके पास ऑलरेडी मटेरियल इन पोजेशन होना चाहिए जिसके बेस पर उनका रीजन बना है। तो प्रैक्टिकल एक फर्स्ट रिजॉर्ट, एक तरह का इन्वेस्टिगेटिव टूल है ये सर्वे। ठीक है। और नेक्स्ट आता है सेक्शन 17। सेक्शन 16 में जो था ये आपका, मैं शायद 6 बोल गया कहीं पे, तो सेक्शन 16 में जो है वो पावर टू सर्वे है, और ये सेक्शन 17 में है पावर ऑफ सर्च एंड सीजर। तो सर्च एंड सीजर, सर्च एंड सीजर ये आमतौर पे इकट्ठे यूज होते हैं, क्योंकि कहीं पे भी जब सर्च होती है तो कोई डॉक्यूमेंट्स मिले, कुछ ऐसी इनक्रिमिनेटिंग कोई चीजें मिली, कुछ संपत्ति ऐसी मिली, कुछ मटेरियल इस तरह का मिलता है, तो उसको सीज किया जा सकता है। तो सर्च एंड सीजर आमतौर पे किसी भी आप उसमें देखेंगे, तो जीएसटी में भी जैसे मैं बताऊं कि 67 सेक्शन है, उसमें सर्च एंड सीजर, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर। तो ऐसे ही इसमें सर्वे इज इन डिफरेंट सेक्शन, सेक्शन 16, एंड सर्च इज अंडर सेक्शन 17। और इंटरेस्टिंगली जो बाकी एक्ट्स हैं सीबीआईसी के अंडर जो आते हैं, डीओआर में ही आगे फिर जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आगे बोर्ड्स हैं, इसमें जो है वो सीबीडीटी, सीबीआईसी, तो उनमें जो है वो जो एक्ट्स हैं, जैसे कई बार लिखा रहता है कि जो सर्च होगी वो सीआरपीसी और आजकल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रोविजंस के अंदर होगी, और ऐसे ही अरेस्ट होगा तो इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे पीएमएलए में इंडिपेंडेंट, इनके सेल्फ कंटेन्ड प्रोविजंस हैं। तो सेक्शन 17 जो है वो एक केयरफुली स्ट्रक्चर्ड सर्च एंड सीजर
रिजीम की बात करता है, वो ऐसा एक बनाता है कि जिसमें बड़ा लगता है कि लॉजिकल सी चीज़ है। तो एक तो ऑथराइज़ेशन चेन है, तो पावर किसके पास है? डायरेक्टर साहब जो हेड हैं, डिप्टी डायरेक्टर तक जो है वो। तो अब इसमें और एक डिप्टी डायरेक्टर, तो अब इसमें जो इंडिपेंडेंटली सबॉर्डिनेट कर रहे हैं उनके पास ये पावर नहीं है। तो द ऑथराइजिंग अफसर में डिप्यूट ए सबॉर्डिनेट, तो नीचे वाले अफसर को डिप्यूट किया जा सकता है टू एग्जीक्यूट द सर्च, सेपरेटिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम एग्जीक्यूशन। तो वो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो आमतौर पे क्या होता है कि वो अपने एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर को, असिस्टेंट डायरेक्टर या उस उसकी टीम को जो है वो ऑथराइज करते हैं कि आप वहां पे जाके सर्च करें। तो अब सीनियर लेवल पे आ गया कि आपने डिसीजन लिया सर्च करनी है, और थोड़ा जूनियर लेवल पे आ गया कि आपने उसको सर्च को एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें चार ट्रिगरिंग कंडीशंस हैं जो होनी चाहिए, के बिना सर्च का नहीं आदेश दिया जा सकता, सर्च के लिए नहीं ऑथराइज किया जा सकता। तो इसमें क्या है कि जब ऑथराइजिंग ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, और ये रीजन टू बिलीव भी कैसे होगा? ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल इन हिज पोजेशन। उनके पास एक ऐसा मटेरियल है, कुछ ऐसा आया उनके उसमें, जिसके बेस पे उनको रीजन टू बिलीव बन रहा है उनका। तो कि एक व्यक्ति ने पीएमएलए की ऑफेंस कमिट कर दी है, या उसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, या उसके पास रिकॉर्ड्स हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस से रिलेटेड हैं। और एक चीज चौथी, इसमें 2013 में एक अमेंडमेंट आया था, उससे ये जोड़ी गई, ये क्लॉज 4 है कि ये एक तो है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, तो एक है प्रॉपर्टी रिलेटेड टू क्राइम। तो जरूरी नहीं है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड टू क्राइम है तो भी, तो ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से डिफरेंट है। तो इससे एक्सपेंड कर दिया सर्च का जो ट्रिगर था। तो अब ये अगर उसके पास चार कंडीशंस हैं, तो उस केस में सर्च ऑथराइज की जा सकती है, क्योंकि रीजन टू बिलीव क्या है कि वहां पे कुछ ऐसा सीक्रेटेड है जो इसके साथ रिलेटेड होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ और चीजें जो है। तो रीजन टू बिलीव जो है उसको रिटर्न में और प्रायर होना चाहिए। ये नहीं कि सर्च कर ली, अब कुछ मिल गया तो रीजन बन गया, नहीं मिला तो नहीं, नहीं, रीजन टू बिलीव पहले रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये प्री कंडीशन है, पोस्ट सर्च फॉर्मेलिटी नहीं है। और इनको एक कंसेप्ट हम अगला, जिससे अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, वो होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक सिंगल पर्सन नहीं है, वो एक बड़ा, एक जैसे ट्रिब्यूनल टाइप उस तरह की एक फॉर्मेशन है। उसको ये सील्ड कवर में भेजा जाएगा सर्च के बाद। तो टेम्पर प्रूफ एक तरह से ये कि हमने ये कर दिया, और ये आपकी नॉलेज के लिए, ये एडजुडिकेटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को केसेस जो है वो अल्टीमेटली उनके पास जाएंगे। तो ये इमीडिएटली उनको सर्च होने के बाद जो है एक टेम्पर प्रूफ सील्ड कवर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिटेल्स भेजी जाएंगी, ये हुआ, ये सर्च, मतलब सारा डिटेल उसको भेजी जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि कोई चीजें सीज नहीं हो सकती, कि सीज करने का मतलब कि अपनी पोजेशन में लेना और फिर उसको उठा के ले आना, ऐसा, या ले जाना, तो उसको फ्रीज भी कर देते हैं। फ्रीजिंग इज इक्वली गुड। फ्रीजिंग का मतलब ये है कि फ्रीज कर दिया, जैसे जमा दिया उसको, फ्रीज करना समझते हैं ना? तो जैसे बर्फ जम जाती है, तो फिजिकल सीजर इज इम्प्रैक्टिकेबल, तो फ्रीजिंग इज परमिटेड। तो फ्रीज को फिर सीजर में, जैसे डिटेंशन होती थी इसमें और लॉज में, जो जीएसटी सर्विस टैक्स है, और इसमें जो है डिटेंशन की बात है, तो यहाँ पे सीजर से पहले फ्रीजिंग की बात है। तो उसको बाद में सीजर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, फ्रोजन जो फ्रीज की हुई प्रॉपर्टी है। और कन्फिस्केशन तो अल्टीमेट उसका है ही, या रिलीज होगी या कन्फिस्केट होगी।
अब एक पावर और आती है, वो है इमरजेंसी सर्च। सेक्शन 16 में सर्वे के लिए गया स्टाफ, ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है, और वहां पे कुछ ऐसा नजर आया कि भाई गड़बड़ है, यहाँ तो सर्च करनी पड़ेगी। अब इसमें दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये कि वापस वहां आए, सर्च ऑथराइजेशन लें सर्च की और फिर जाएं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ फ्लोइंग फ्रॉम सर्वे अंडर सेक्शन 16, तो अब यहाँ पे प्रायर ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, सीधी सर्च शुरू कर सकते हैं। मतलब ड्यूरिंग सर्वे, if something incriminating comes into knowledge, then search can be outrightly started there without फॉर्मली जो सबसेक्शन 1 में ऑथराइजेशन की बात है, उसकी भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अर्जेंसी ऑफ एविडेंस जो है वो, उसको प्रिजर्व करने की जो अर्जेंसी है कि एविडेंस खत्म ना हो जाए, कहीं वो गायब ना कर दे, तो इसलिए एकदम जो है इसको यहाँ पे सर्च करना ही चाहिए। तो क्योंकि अगर किसी ने इन पर्सन सीक्रेट कर रखा है, कुछ दराज में कुछ छुपा रखा है, तो सर्वे में तो आप मांगेंगे, मतलब जो विजिटिंग ऑफिसर है वो मांगेंगे कि ये दो हमें, ये दो हमें, लेकिन अब वो लग रहा है कि नहीं जी, कुछ पड़ा तो है लेकिन ये दे नहीं रहा, तो अब उसको बिना सर्च के वो नहीं वो ले सकते ना, अपने कब्जे में सीज कर सकते। तो तब वो वहां बिना ऑथराइजेशन के भी सर्च करने का प्रोविजन है इसमें, सब सेक्शन 3 में। और अब एक और चीज आती है कि अगर कोई चीज जो है सीज की है या फ्रीज की है, कोई प्रॉपर्टी या डॉक्यूमेंट्स भी जैसे सीज होते हैं, तो उनको 30 दिन के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देनी होगी कि भाई हमें इसको बियॉन्ड 30 डेज आगे भी इसको रिटेन करना पड़ेगा ड्यू टू दीज रीजंस। तो वो लीगली एक डिटेंशन के लिए, दैट मींस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ओवरऑल जो जैसे सुपरवाइज कर रही है एक तरह से, कि वो उनको बताया हमने कि सर्च की, बताया कि ये देखिए ये 30 दिन से पहले हमने अप्लाई करी, इनकी अभी जरूरत पड़ेगी, अभी इनको रिलीज ना किए नहीं तो रिलीज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है सर्च ऑफ ए पर्सन, ये है सेक्शन 18। आमतौर पे जो इसमें सीआरपीसी या बीएनएसएस में या इसमें कस्टम में सर्च ऑफ ए पर्सन अलग है, एक्सरे ऑफ पर्सन अलग है, उस तरह के सेक्शन अलग हैं, लेकिन बाकियों में आमतौर पे क्या होता है कि सर्च ऑफ ए पर्सन, अगर उस प्रेमिसिस में जिसका सर्च वारंट है, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति है तो उसकी सर्च उसी ऑथराइजेशन से हो सकती है। लेकिन यहाँ पे सर्च ऑफ ए पर्सन, जैसे कस्टम में सर्च ऑफ ए पर्सन अलग है, तो उस तरह से इसमें भी सर्च ऑफ ए पर्सन उसके प्रोविजंस हैं। तो इसमें अगर किसी की पर्सनल सर्च की जरूरत है, तो सेक्शन 18 में उसके किया जाएगा। और सेक्शन 17 में क्या है, डायरेक्टर ऑथराइज करता है किसी ऑफिसर को, वो आगे आगे मतलब उसमें जो है वो डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के पास ये पावर थी कि दे विल ऑथराइज देयर सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स टू। लेकिन सेक्शन 18 क्या कहता है कि ऑथराइजेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्पेशल ऑर्डर या स्पेसिफिक ऑर्डर, कि किसको उन्होंने ऑथराइज किया है फॉर पर्सनल सर्च। जनरल ऑर्डर भी हो सकता है कि आप इस एरिया में या आपकी जुरिस्डिक्शन में जो भी लोग होंगे उनकी आप सर्च कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आ, मतलब इसमें हायर लेवल ऑफ सैंक्शनिंग जो है वो एक तरह से, क्या इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी ऑफ बॉडीली सर्च जो है, कि अब किसी को आपने पर्सनली उसकी सर्च करनी है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफिसर की बजाय गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन जो है वो रिक्वायर्ड है, बट दैट कैन बी जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। अच्छा, इसमें भी रिटर्न रीजंस चाहिए और इमीडिएट चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी कर ली उसके बाद कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई नहीं, जा भाई, नो। तो रीजंस इसके भी रिकॉर्ड होंगे, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये भी सील्ड कवर में जो है वो इमीडिएटली आफ्टर सर्च।
वो भेजे जाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति, उसको ये ऑप्शन जैसे एनडीपीएस में होता है, उसमें और इसमें भी उसी तरह के प्रोविजन है कि उसको ऑप्शन देना पड़ता है। जैसे वो अगर वो चाहे तो, मतलब वो व्यक्ति को, कि अगर आप चाहें तो किसी और गजेटेड अफसर या किसी मजिस्ट्रेट के सामने भी आपकी सर्च हो सकती। तो उस केस में अब उस व्यक्ति को कहा, वो कहता हाँ जी मैं तो वहीं करवाऊंगा, और गजेटेड अफसर, मान लो वो खुद ही अफसर गजेटेड है जो वहां सर्च करने है, लेकिन उसको किसी और गजेटेड अफसर के पास ले जाना पड़ेगा, वो आसपास नहीं है। तो उन केसेस में 24 आवर्स का समय है, जो आपका आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है कि आप किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते, और उसके बाद आपको उसको कोर्ट में पेश करना होगा। तो यहाँ पे भी 24 घंटे का समय है, जिसमें जर्नी पीरियड एक्सक्लूड हो जाता है। कि मान लो एक हिली टेरेन से पैदल लेके आना हो, मान लो 2 दिन लग गए, लग सकते हैं, तो उस केस में दैट पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड। तो ये और क्लॉज में भी है। तो इसमें जो है वो उसको उस मजिस्ट्रेट के या गजेटेड अफसर के सामने पेश किया जाएगा, और वहां पे उसकी सर्च होगी। अब सबसेक्शन 8 क्या कहता है कि फीमेल की सर्च सिर्फ फीमेल कर सकती है, फीमेल की सर्च मेल नहीं कर सकता, ये सभी लॉस में है। और नॉन फीमेल अफसर अनक्वालिफाइड है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि वो उसने सर्च कर ली और कुछ रिकवर कर लिया, नो, इसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ, कुछ मिल भी गया, तो सर्च ही जो है वो आपकी विक्सेशियस या वो हो जाएगी, उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। अब सेक्शन सबसेक्शन 6 और 7 क्या कहते हैं कि एटलीस्ट 2 विटनेस चाहिए। एक्चुअली जो बाकी लॉज है ना, उसमें अ, जो पहले सीआरपीसी और अभी बीएनएसएस के प्रोविजंस में सर्च होती थी, लेकिन जो सेक्शन 100 था, सेक्शन 103 इसका बीएनएसएस में, इस तरह से जो है वो, तो अब इसमें जो है अपने सेल्फ कंटेंट प्रोविजंस हैं। ये सारे प्रोविजंस जो है वो बाकी एक्ट्स में बोरो किए जाते थे, सीआरपीसी से या अभी बीएनएसएस से, लेकिन यहाँ पे ये सारा कुछ यही दिया हुआ है। तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए कम से कम, और जो सीजर को, उस लिस्ट को या प्रोसीजरल सेफगार्ड्स के लिए जो है वो उसका जो है सिग्निफिकेंटली जो, क्योंकि एविडेंशियली वैल्यू अदरवाइज खत्म हो जाएगी। कोई डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए हैं तो उनके ऊपर भी उनके सिग्नेचर होंगे, मतलब ये एक रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि कुछ भी डॉक्यूमेंट, ये कहाँ से हुए रिकवर, ये यही एविडेंस होगा कि उन पंचेस के भी साइन है, वो विटनेस भी साइन है। तो आमतौर पे पंचनामा ड्रॉ होता है, तो यहाँ भी सर्च होती है सभी लॉज में। तो विटनेस की तरफ से ही वो लिखी जाती है, तो विटनेस ये कहते हैं कि हम वहाँ प्रेजेंट हुए, हमारे सामने ये हुआ, जो भी हुआ वो सारी कार्रवाई वहाँ लिखी जाती है, उसके साथ जो ये डॉक्यूमेंट्स सीज किए गए और अपने कस्टडी में लिए गए। तो हमने अभी तक सर्वे की पावर देखी, सर्च की पावर देखी प्रेमिसेस की, या किसी व्हीकल की भी हो सकती है उसमें वो, लेकिन सेक्शन 17 में और सेक्शन 18 में थी पर्सनल सर्च, बॉडी सर्च। और अब सेक्शन 19 क्या कहता है, वो कहता है पावर ऑफ अरेस्ट। ये सबसे, और लॉज में भी होता है, पावर ऑफ अरेस्ट इज इन कस्टम्स, इज इट इज इन जीएसटी, इट वाज इन, इट इज इन सेंट्रल एक्साइज, इट वाज इन सर्विस टैक्स आल्सो। तो और कई लॉज में भी, ये वैट में नहीं थी पावर ऑफ अरेस्ट, तो वो एफआईआर करवा के या किसी उसमें जो है वायलेशन। तो जहाँ डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर या एन ऑथराइज्ड ऑफिसर, मतलब ये सीक्वेंस है, चेन है, ये चेन नहीं है, मतलब ये अलग अलग हैं कि वो या वो हैज मटेरियल इन हिज पोजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपको नजर आ रहा है कि उसको ये नहीं है कि वो कहे जी वो मटेरियल, तो मटेरियल का है भी किस चीज के बेस पे आपका रिलीजन बना, तो वो उसको पेश करना, वो उसके पास होना चाहिए, इट कैन नॉट बी विदाउट दैट मटेरियल।
गिविंग हिम रीजन टू बिलीव। तो जो मटेरियल है उससे उसका रीजन टू बिलीव बन रहा है क्या, कि उस पर्सन ने पीएमएलए की ऑफेंस कमिट की है, तो वो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। और जो चीजें सुप्रीम कोर्ट ने और कोर्ट्स ने कही, उसमें उस तरह की ही वर्डिंग यहाँ पे है। और कुछ ये केस ला भी आगे है, ये पंकज बंसल का जो केस है 2023 की जजमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन राइटिंग एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। यहाँ पे जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि उसको बताया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बताया जाना चाहिए। आमतौर पे क्या करते थे कि अरेस्ट मीमो के ऊपर जो है वो लिख देते थे कि रीजंस जो उसके हैं, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो हैं, दे हैव बीन एक्सप्लेन टू हिम इन वर्नाकुलर, ये जो भी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा, और उसके अलावा और भी कई जजमेंट्स आई हैं, उसमें क्या कहा गया, उसमें ये है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी गिवन इन राइटिंग एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। किस लिए? ताकि वो अपने वकील को वो दे सके जिससे उसकी डिफेंस वो कर सके। कि अब ये पता ही नहीं, उसको बताया था वो तो भूल गया क्या ग्राउंड्स थे, बताया तो था जी, कुछ पता नहीं, अब वकील को क्या बताएगा, वकील क्या डिफेंड करेगा। तो इसलिए दूसरा, टू बी प्रोड्यूस बिफोर स्पेशल कोर्ट विद इन 24 आवर्स। तो पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट्स हैं, वहां पे उसको 24 घंटे के अंदर अंदर पेश करना है। तो इसमें भी जर्नी पीरियड जो है एक्सक्लूड होता है। तो ये पंकज बंसल का जो केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें पहले क्या था, ओरल कम्युनिकेशन की बता दिया था जी, इसको हमने ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बता दिए थे, और ये हमने लिखा भी हुआ है जी इसमें अरेस्ट मीमो में। तो कोर्ट ने कहा कि ग्राउंड्स मस्ट बी गिवन इन राइटिंग और फिजिकली फर्निश किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। ये कह रहे कि इससे क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है उसका आर्टिकल 22 में वो स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथन होता है, कि ईडी की इन्वेस्टिगेटिंग पावर भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि आपने सारा कुछ ही उसको दे देना है। क्या सारा कुछ? क्या, एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इनकी एक ईसीआईआर होती है, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन, वो नहीं देनी। या ईडी की कोई इंटरनल इक्विवेलेंट टू एफआईआर, ये कोई रिपोर्ट है जो, वो ऐसा नहीं देना, वो देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट उसको राइटिंग में देने, और 24 घंटे में उसको मजिस्ट्रेट के सामने स्पेशल कोर्ट के पेश करना है। ये अरेस्ट के प्रोविजन है मोटे तौर पे। आता है रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, सेक्शन 20। ये ईडी की पावर्स हैं, जो हम पावर्स की बात करते हैं, तो उसमें ये सब जो है, तो जो प्रॉपर्टी सीज की गई या फ्रीज की गई, उसके लिए हमने देखा था कि 30 दिन के अंदर जो है उसको अप्लाई करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और उसके बाद जो है, तो 17, 18 या 17(1)(a), इसमें जो प्रॉपर्टी सीज की गई या फ्रीज की गई, 17(1)(a) में फ्रीज की गई और 17, 18 में सीज की गई। 17 प्लेस की और 18 पर्सन की सर्च। तो जो डायरेक्टर के द्वारा ऑथराइज्ड अफसर जो है, वो जो मटेरियल, अब ये फिर देखिए, मटेरियल इन हिज पोजेशन है और रिकॉर्डिंग रीजंस टू बिलीव इन राइटिंग, तो वो क्या करेंगे, सेक्शन 8 में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, जिसका हम जिक्र बाद में अभी अगले उसमें करेंगे, तो उनको ये कि 180 दिन के लिए इसको, फिर 30 दिन के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना है, और 180 दिन तक जो है उसको रखा जा सकता है, फिर उसको रिटेन किया जा सकता है या फ्रीज रखा जा सकता है। तो जो इनिशियल रिटेंशन फ्रीजिंग पीरियड 180 दिन का है, तो अब उसमें एक रीजेंट जो है वो ऑर्डर होना चाहिए। क्यों? और मटेरियल इन पोजेशन ऑफ द ऑथराइज्ड अफसर, उसके बेस पे रीजेंट ऑर्डर बनना चाहिए, टू बी कम्युनिकेटेड टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन ए सील्ड एनवेलप।
अब रिटेंशन बियॉन्ड 180 डेज रिक्वायर्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू अफर्मेटिवली सेटिस्फाई इटसेल्फ, कि उसको सकारात्मक तरीके से खुद को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, जो सेक्शन 8 में पीएमएलए के, कि प्राइमा फेसाई इन्वॉल्वमेंट इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड नेसेसिटी ऑफ रिटेंशन फॉर एडजुडिकेशन एक कंजक्टिव रिक्वायरमेंट है ये, कि वो व्यक्ति प्राइमा फेसी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और इस प्रॉपर्टी की या जो भी रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी जिसको फ्रीज किया गया या रिटेन करने की बात हो रही है उसकी जरूरत है, ये उनको सकारात्मक तरीके से लिखना पड़ेगा कि हाँ है, ऐसा है, तब हो सकता है। तो सब सेक्शन 5 क्या कहता है सेक्शन 20 का, कि पोस्ट कन्फिस्केशन जो प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं पाई गई उसको रिलीज किया जाएगा। जो पाई गई वो तो कन्फिस्केट होगी, लेकिन जो नहीं पाई गई उसको रिलीज किया जाएगा। और मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ये कह दिया कि ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं है, तो क्या उसको रिलीज कर देंगे? नहीं। अगर उस केस में अपील कंटेम्पलेटेड है, अपील करने की ईडी सोच रहा है कि अपील करनी चाहिए, तो उसमें 90 दिन का समय और दिया गया है कि वो डायरेक्टर या ऑथराइज्ड ऑफिसर उसको विदहोल्ड कर सकते हैं कि अभी रिलीज नहीं करेंगे क्योंकि हम अपील करने जा रहे हैं और अपील में हमारा जो है वो केस लग रहा है कि ये अदरवाइज होगी, ये दिस प्रॉपर्टी इज इन्वॉल्व। तो ये भी एक प्रोविजन है कि अगर अपील करनी है तो उनको 90 दिन तक और रखने का, जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने छोड़ भी दिया उसके बाद भी रखने का है। अब वो तो था, सेक्शन 20 था प्रॉपर्टी के बारे में। सेक्शन 21 है रिकॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि दो चीजें सीज या फ्रीज हो सकती है ना, ये रिकॉर्ड्स है, प्रॉपर्टी है। तो ये बिल्कुल मिरर है, एक्चुअली 20 का मिरर है, काफी सारा कुछ 20 वाला ही है, थोड़ा बहुत फर्क है तो, लेकिन ये रिकॉर्ड के बारे में है जिसका एविडेंशरी, मतलब प्रोप्राइटरी फंक्शन नहीं है कि वहां से कुछ रिकवरी हो जाएगी, नहीं, ये एविडेंशरी है। तो इसकी भी 180 दिन की रिटेंशन पीरियड इज ट्रिगर्ड बाय रीजन टू बिलीव कि रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है इंक्वायरी के लिए। तो इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि वो पर्सन कॉपीज जो सीज्ड या फ्रोजन रिकॉर्ड्स हैं उनकी कॉपीज वो ले सकता है, ताकि उसका बिजनेस अफेयर्स जो है वो पैरालाइज ना हो जाए, ये इसलिए रखा गया है। और एक्सटेंडेड रिटेंशन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दे सकती है, उनकी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि वो पॉजिटिव जो लिखा हुआ ना ऊपर भी था वही उसके मिरर ही है। तो अब 90 दिन का विद होल्ड करने का ये इसमें भी है, अगर अपील करनी है तो 90 दिन तक ड्यूटी जो ऑथराइज्ड ऑफिसर या डायरेक्टर जो है उसको आगे रिटेन कर सकते हैं। अब ये आता है कि अगर कोई रिकॉर्ड मिले उसकी सत्यता या उसके बारे में, दोनों एक्चुअली होता क्या है, कई बार लॉ में ये होता है कि कौन प्रूव करेगा। मैंने आप पे एक इल्जाम लगाया तो वो जैसे पुलिस प्रूव करेगी, और कई बार होता है कि नहीं, आप बताइए आप कैसे दोषी नहीं है, ओनस किसके ऊपर है, जिम्मेदारी किसकी है। तो पीएमएलए में ये जो प्रिजम्पशन एज टू रिकॉर्ड्स और प्रॉपर्टी 22 सेक्शन इसको डील कर रहा है, उसमें क्या जो ईडी है उसको बताना है, प्रूव करना है, या व्यक्ति को प्रूव करना है कि ये गलत नहीं है, ये सही है। तो ये यहाँ पे क्या कहता है, एनी रिकॉर्ड प्रॉपर्टी फाउंड इन पोजेशन और कंट्रोल ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग ए सर्वे और सर्च, जहाँ पे अगर सर्च के दौरान या सर्वे के दौरान कोई प्रॉपर्टी या कोई डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं किसी व्यक्ति के पास, any record or property has been resumed or seized from custody or control of an person or have been frozen under PMLA or any other law।
जीएसटी की वो हुई थी, इंस्पेक्शन हुई थी, उसमें सर्च हुई थी, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, तो वो भी इनको चाहिए, तो वो वहां से अगर सीज किए हुए हैं तो उसको भी इसके साथ लिंक किया जा सकता है। तो उसके बाद 3 साइमल्टेनियस रिबटल प्रेजम्पशंस हैं। ऑनरशिप ऑफ द पोजेसर, वो प्रूव करेगा मेरी नहीं है, मुझसे मिले हैं, उसके ही हैं। ट्रूथ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, बिल्कुल सही है, ही विल हैव टू प्रूव, ईडी नहीं प्रूव करेगी, ही हैज टू प्रूव कि नहीं ये गलत है। ऑथेंटिसिटी ऑफ सिग्नेचर्स एंड हैंडराइटिंग ऑन द डॉक्यूमेंट्स, माना जाएगा उसी की है, या जिसके सिग्नेचर है उसी के सिग्नेचर्स। ओनस रिबटल का जो व्यक्ति है उसके ऊपर है, पोजेसर के ऊपर है। तो प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ ऑफ कंटेंट्स इज पर्टिकुलरली पावरफुल। तो ये सीज डॉक्यूमेंट्स, इनको एक एविडेंस के तौर पे विदाउट इंडिपेंडेंट प्रूफ ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि अब इनको और कहीं से प्रूव कराने की जरूरत नहीं है, बस मिल गए तो ये भाई ये तो एविडेंस है। अब वो व्यक्ति प्रूव करे कि ये गलत है, ये सही नहीं है, या ये मेरे नहीं है ना। तो जैसे फॉरेन रिकॉर्ड्स हैं, वो स्ट्रीमलाइंड एविडेंशियरी ट्रीटमेंट उनकी होती है, तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि अगर डुली स्टैम्प्ड नहीं है, ये और भी लॉज में लिखा रहता है, कई बार कोई स्टैंपिंग अगर रह गई है किसी ऊपर, लेकिन वो वहां आए वहीं से हैं, और वो फिर उनकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल नहीं होगी। अब एक प्रिजम्पशन और है कि इंटरकनेक्टेड ट्रांजैक्शंस में अगर एक ट्रांजैक्शन टेंटेड है तो बाकी भी टेंटेड हैं, ये माना ही जाएगा। एक प्रूव होगी, 4 ट्रांजैक्शंस हैं, एक उसमें इंटरलिंकिंग है, वो पता है कि उसका वो तो है, बाकी 3 भी, फिर प्रिजम्पशन ये है कि बाकी 3 भी गलत है। 23 यही कह रहा है कि अगर प्रूफ दैट वन ट्रांजैक्शन इज टेंटेड raises presumption that all remaining transactions in the chain are equally tainted। तो ये प्रोसीडिंग बिफोर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड स्पेशल कोर्ट, कहीं पे भी ये हो तो वहां पे ये, क्योंकि जो स्पेशल कोर्ट है वो क्रिमिनल पार्ट को डील करता है, और जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसका क्वासी जुडिशियल टाइप, जैसे उस तरह का। तो अक्यूज्ड को डिसप्रूव करना है इंटरकनेक्शन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द अथॉरिटी और कोर्ट। और मतलब स्टैंडर्ड क्लोजर क्या होता है कि रीजनेबल, मतलब प्रोबेबिलिटीज के बेस पे नहीं। तो एक्चुअली सेक्शन 23 जो है ना, वो कन्फिस्केशन ऑफ एंटायर वेब वंस ए सिंगल नोड इज एस्टेब्लिश्ड एट एज टेंटेड। तो उसमें ये कि एक पार्ट टेंटेड है तो पूरी चेन ही आपकी उसमें सीज हो जाएगी। अब अगला सेक्शन आता है प्रिजम्पशन टू, ये क्या बता रहा है कि पावर्स किसकी हैं। अब ईडी को नहीं प्रूव करना, वो उस व्यक्ति को प्रूव करना है कि बाकी 3 मेरी सही हैं, उसी चेन में जो हुई हैं। वो नहीं कर पाता तो टेंटेड ही है, मान लिया गया। प्रिजम्पशन टू गिल्ट, सेक्शन 24। तो प्रोसीडिंग चल रही है पीएमएलए की, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग अनलेस प्रूव्ड टू कंट्री बाय द अक्यूज्ड। भाई ये पैसा तेरा वहां से आया है, माना ही जाएगा जब तक वो कॉन्ट्ररी प्रूव ना कर दे, नहीं आया है जी, ये देखो जी ये प्रूफ है, ये तो यहाँ से आया था, यहाँ से नहीं आया था। तो ये रिवर्सल ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ है। तो स्टैंडर्ड क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, पुलिस प्रूव करेगी कि इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। इसमें क्या है, गिल्टी टिल प्रूव्ड इनोसेंट, रिवर्सल है। तो एविडेंशियरी चैलेंज इन ट्रेसिंग लॉ, एक्चुअली क्या है कि ये लॉ इस तरह का है कि इसमें बहुत ज्यादा फुल प्रूफ, क्योंकि लोग बहुत तेज होते हैं तो वो छोड़ते नहीं है फुटप्रिंट्स, तो इसलिए ये लॉ को इस तरह का बनाया गया है। कॉम्प्लेक्स मल्टी जुरिस्डिक्शनल आर्किटेक्चर है,
पूरी मनी लॉन्ड्रिंग आपको बताया था पहले हमने लेक्चर में कि ये इंटरनेशनल लिंक्स भी होते हैं, तो उस तरह से। तो जो विजय मदन लाल चौधरी का केस था 2022 का, जिसका हम पहले भी जिक्र किया था, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना है, इस सेक्शन को भी। ऐसा नहीं, मतलब वो नहीं कह सकते कि नहीं जी ये तो धक्का है, नहीं। कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, कि नहीं, ये लॉ ही ऐसा है जिसमें ये इस तरह की चीजें जरूरी है। एक आता है प्रोविजनल अटैचमेंट, ये सेक्शन 5 है। ये भी ईडी के साथ हमने इसको रखा क्योंकि ये पावर्स में आता है ना। तो ये पीएमएलए का मोस्ट पावरफुल टूल है। तो इसमें क्या है, डायरेक्टर या कोई और ऑफिसर नॉट बिलो डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, इससे नीचे नहीं, वो ऑर्डर इन राइटिंग देंगे, प्रोविजनल अटैच करेंगे प्रॉपर्टी को, जिसको वो बिलीव करते हैं कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, और 180 दिन के लिए ही हो जाएगी। लेकिन रीजन टू बिलीव क्या चाहिए, एनी पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, कि उस व्यक्ति के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, ये उनके पास मटीरियल होगा जिसके बेस पे उनका रीजन टू बिलीव बना होगा। सच प्रोसीड्स आर लाइकली टू बी कंसील्ड, ट्रांसफर्ड और डेल्ट विद इन ए मैनर दैट में फ्रस्ट्रेट प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट। तो ये भी उनको लिखना होगा अपने रीजन्स में कि भाई कैसे ये व्यक्ति, और क्या लग रहा है कि ये व्यक्ति तो जल्दी जल्दी उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा, फिर उसका अता पता नहीं रहेगा, या वो जो इन्वेस्टिगेशन फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, उसका जो पर्पज ही नहीं रहेगा उसको उस तरह से। तो अब इसके प्रोविजो हैं। फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि नो अटैचमेंट अनलेस चार्जशीट या कंप्लेंट फॉर शेड्यूल्ड ऑफेंस इज फाइल्ड। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि एक शेड्यूल है जिसमें ऑफेंसेस दी हुई हैं, उसके 3 पार्ट थे। तो वो वहां की ऑफेंस होनी चाहिए, उसके लिए चार्जशीट या कंप्लेंट होनी चाहिए शेड्यूल्ड ऑफेंस की, तब तक अटैचमेंट नहीं हो सकती। तो प्री मेच्योर अटैचमेंट नहीं हो सकती। सेकंड क्या कहता है प्रीजो, इमरजेंसी अटैचमेंट इवन बिफोर चार्जशीट या उसके हो सकती है अगर कोई ज्यादा जरूरी है। तो इसमें यह कि अगर वो भागने की तैयारी में है या कुछ इस तरह का, तो वो सेकंड प्रीजो है। और एक्सक्लूड हाई कोर्ट स्टेज, अब 180 डेज के लिए होगी, या 30 दिन स्टे के बाद भी वो जोड़ता है, अगर कम पीरियड रह गया तो भी। तो अब स्टे ऑर्डर के पीरियड में नलीफाई नहीं होगी अटैचमेंट। तो ये अटैचमेंट की पावर थी प्रोविजनल अटैचमेंट की सेक्शन 5 में। तो अब इसके जो अगले सब सेक्शन है उसमें क्या है, वो भी हम छोटे ब्रीफ में अगर हम बात करें तो, कि ईडी मस्ट, सबसेक्शन 2, ईडी मस्ट इमीडिएटली सेंड द अटैचमेंट ऑर्डर प्लस मटेरियल टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन सील्ड फॉर्म। एक सील्ड कवर में जो है वो उसको डाल के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वो भेजेंगे कि हमने क्या सीज वो किया, प्रोविजनली अटैच किया। या तो ट्रांसपेरेंसी है इसमें, ये नहीं है कि बाद में आप जो है वो जैसे मर्जी कर लो, तो वो इमीडिएटली उसको भेजना है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है कि 180 दिन के बाद ये खत्म हो जाएगी, तो या 8-3 का ऑर्डर लेना पड़ेगा, विच एवर इज अर्लियर। इंडेफिनेट प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं हो सकती, एक्सटेंड करवाएंगे या उसको, सॉरी, सॉरी, ये यहाँ पे हम वो कुछ एकदम ऊपर चला गया। 5-4 क्या कह रहा है, अटैचमेंट डज नॉट स्टॉप एंजॉयमेंट ऑफ, अटैचमेंट होने के बाद जैसे गाड़ी अटैच कर दी तो वो गाड़ी चलाता रहेगा बंदा, ट्रांसफर नहीं कर सकता उसको। सबसेक्शन 5 क्या कहता है कि ईडी मस्ट फाइल ए कंप्लेंट विद इन 30 डेज ऑफ द अटैचमेंट। तो अटैचमेंट के 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट भी फाइल करनी पड़ेगी, ये नहीं कि अटैचमेंट कर दी और उसके बाद भूल गए।
तो अब जैसे इसको हम इलस्ट्रेशन से अगर हम समझना चाहें तो एक कंपनी है, उसका डायरेक्टर है, वो अरेस्ट हुआ पीएमएलए में। तो 500 करोड़ का बैंक फ्रॉड है। ईडी ने प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर इशू किया, फ्रीजिंग हिज 3 बंगलोज, 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज एंड 12 बैंक अकाउंट्स। 500 करोड़ का फ्रॉड है। कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? क्रिमिनल ट्रायल हैज नॉट बिगन, दीज एसेट्स आर फ्रोजन। तो डायरेक्टर कैन नॉट सेल, मॉर्टगेज और ट्रांसफर देम। तो उनको ना ट्रांसफर कर सकता, ना मॉर्टगेज कर सकता। और विद इन 30 डेज ईडी को कंप्लेंट भी फाइल करनी होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने, जो अटैचमेंट होनी चाहिए या नहीं उसको कंफर्म या वोकेट करेगी। तो जो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर है, ये ऑपरेट करता है इवन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ एन अपील अनलेस स्टेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल। और अगर ईडी 30 दिन के अंदर कंप्लेंट नहीं फाइल कर सकती तो प्रोविजनल अटैचमेंट लैप्स हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये था हमारा मोटे मोटे तौर पे ईडी के बारे में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में जो हमने सेशन किया। अगला सेशन हम करेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बारे में, जिसका जिक्र इस सेशन में था। फिर मिलते हैं। थैंक यू।